हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज विद ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं वर्ड के अंतर्गत जो है व्यंजन वर्ड के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में जो है कि आपको वर्ड के अंतर्गत स्वर के बारे में जो है कि बता दिया था, स्वरों के वर्गीकरण के बारे में भी बता दिया था और किस प्रकार से जो है कि बीएचयू बीए टेस्ट एग्जाम 2021 में स्वर से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में बता दिया था। मैं इस वीडियो में जो है कि वर्ड के अंतर्गत व्यंजन वर्ड के बारे में जो है कि इस वीडियो में बताऊंगा और किस प्रकार से जो है कि व्यंजन वर्ड से जो है कि बीएचयू बीए टेस्ट एग्जाम 2021 में प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में भी बताऊंगा, जो कि आपके बीएचयू बीए टेस्ट एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग वर्ड के अंतर्गत व्यंजन वर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर लिखा है वर्ड। तो वर्ड के दो प्रकार है, ठीक है ना, स्वर और व्यंजन। तो हम लोगों ने जो है कि प्रीवियस वीडियो में स्वर के बारे में हम लोगों ने जो है कि पढ़ लिया है, तो इस वीडियो में हम लोग व्यंजन के बारे में जो है कि पढ़ेंगे, ठीक है ना। यह जो वर्ड है, वर्ड के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है कि स्वर के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है, इस वीडियो में हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्यंजन वर्ड कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है, ठीक है, या कह सकते हैं ऐसे वर्ड जिनको बोलने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है या स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे वर्ड को व्यंजन वर्ड कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्डों की बात की जाए, ठीक है ना, व्यंजन वर्डों की बात की जाए तो कितने हैं? 33 है, ठीक है ना। अब तक आप लोगों ने जो है कि व्यंजन वर्डों की संख्या या व्यंजन अक्षरों की संख्या 36 ही जाना होगा, ठीक है ना। तो 36 अगर आप जो है कि अगर आपके एग्जाम में देता है, अगर आप 36 को टिक करते हैं तो वह आपका गलत रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, निम्न स्तर तक ही जो है कि 36 सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप उच्च स्तर के एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं, अगर आप वहां पर 36 ऑप्शन को टिक करते हैं तो वह गलत माना जाएगा, ठीक है। अगर सही रूप से देखा जाए तो आपके जो है कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन वर्ड जो है 33 है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत व्यंजन वर्डों की संख्या कितनी है, तो आप 33 वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, वह आपका सही रहेगा, ठीक है ना। अब कौन कौन से 33 वर्ड जो है व्यंजन वर्ड हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, हम लोग चलिए उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है ना, व्यंजन 33 होता है, ठीक है, यानी व्यंजन वर्ड हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कितने हैं? 33 है। अब कौन कौन से है, ठीक है ना। तो देखिए, क से लेकर म तक, ठीक है। देखिए, क से लेकर म तक हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि क से लेकर म तक, ठीक है। उसके बाद जो है कि य से लेकर ह तक, ये जो वर्ड है, ठीक है ना, इनको कहा जाता है व्यंजन वर्ड, ठीक है। यानी क से लेकर, ठीक है ना, ह तक के जितने वर्ड हैं, ठीक है ना, उसको कहा जाता है व्यंजन वर्ड, ठीक है ना। लेकिन इसके अंतर्गत जो है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको जो है कि व्यंजन वर्ड नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने जाना है कि क से लेकर 11 तक कितने वर्ड होते हैं? 36 वर्ड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन 36 को व्यंजन नहीं माना जाता, ठीक है, केवल 33 को ही व्यंजन माना जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से 33 है जिनको व्यंजन वर्ड माना जाता है, ठीक। तो देखिए, क से लेकर म तक, ठीक है ना, ये जो आपके 25 वर्ड है क से लेकर म तक। अगर हम क वर्ग की बात करेंगे तो क वर्ग के अंतर्गत जो है कि क वर्ग के 5 अक्षर आ जाएंगे, ठीक है। यानी क वर्ग की बात की जाएगी तो उसके अंदर क भी आएगा, ठीक है, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ड आएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम च वर्ड की बात करेंगे तो च वर्ड के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? च, छ, ज, झ, इया, ठीक है ना, ये 5 वर्ड आएंगे, ठीक। इसी प्रकार से ट वर्ग की बात की जाएगी तो ट वर्ग के 5 अक्षर आएंगे। त वर्ग की बात की जाएगी तो त वर्ग के जो है कि ये 5 वर्ड या अक्षर आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से प वर्ग की बात की जाएगी तो ये प वर्ग के 5 अक्षर आएंगे, ठीक है। यानी कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि क वर्ग से प वर्ग तक, ठीक है ना, क वर्ग से प वर्ग तक, या इस प्रकार से कहे कि क से लेकर म तक के, ठीक है ना, ये जितने अक्षर है इनको, ठीक है, और य, र, ल, व, और जो आपका सलीफा सा होता है, ठीक है, और षटकोर सा और सपेरा सा और ह, ठीक है ना, ये जो 33 वर्ड है इन्हीं को व्यंजन वर्ड कहा जाता है, ठीक है। यानी क से लेकर प वर्ग तक, ठीक है, उसके बाद य, र, ल, व, ठीक है, उसके बाद स, ह, ये जो 33 वर्ड हैं, ठीक है, इन्हीं को व्यंजन वर्ड कहा जाता है, ठीक है। ये जो आपका छ है, त्र है, ज्ञ है, ठीक है ना, इसको व्यंजन वर्ड के अंतर्गत नहीं गिना जाता, ठीक। ये हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत 52 वर्डों के अंतर्गत तो आते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, हम लोग इसके बारे में भी अभी डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना,
क वर्ग से प वर्ग तक, ठीक है ना। यानी क वर्ग की बात की जाए तो क वर्ग के ये 5 अक्षर, च वर्ग की बात की जाए तो च वर्ग के 5 अक्षर, ट वर्ग की बात की जाए तो ट वर्ग के 5 अक्षर, इसी प्रकार से त वर्ग और प वर्ग की बात की जाए तो इसके पांचों मतलब वर्ण की बात की जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, या कह सकते हैं क से लेकर म तक, ठीक है ना, ये जो 25 वर्ण हैं, ठीक है ना, इसको कहा जाता है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, ठीक है ना। स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है क से लेकर म तक के जो अक्षर है, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि क से लेकर क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जो अक्षर है या वर्ण है उनको स्पर्श या जो है वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, ठीक है, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। ठीक, आगे देखिए बात करते हैं तो क वर्ग का 5वां अक्षर, ठीक है ना, क वर्ग का 5वां अक्षर, ठीक है, च वर्ग का 5वां अक्षर, ट वर्ग का 5वां अक्षर, त वर्ग का 5वां अक्षर, प वर्ग का 5वां अक्षर, यानी क से लेकर प वर्ग तक के सभी के जो 5वें अक्षर है, ठीक है ना। यानी क वर्ग का 5वां अक्षर कौन है? अंग है, ठीक है ना। च वर्ग का 5वां अक्षर कौन है? इया है, ठीक है। ट वर्ग का 5वां अक्षर कौन है? अड़ है। और त वर्ग का 5वां अक्षर न है। और प वर्ग का जो 5वां अक्षर है म है, ठीक है। यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के जो प्रत्येक 5वां अक्षर है, ठीक है ना, यानी ये जो 5 अक्षर है इनको अनुनासिक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। अनुनासिक के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अनुनासिक का वर्ड का मतलब होता है ऐसा वर्ड जिसको बोलने के लिए मुख के साथ साथ नाक की भी आवश्यकता पड़ती है, उसको कहा जाता है अनुनासिक वर्ड, ठीक है। तो ये जो हमारा क से लेकर, ठीक है, म तक के अक्षर है, इन 25 को क्या कहा जाएगा? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए ये एक प्रकार से वर्ग का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर आप इधर से गिनेंगे तो भी 5 अक्षर आएगा, ठीक है। इधर से ऐसे गिनेंगे, यानी आप जो है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरफ से गिनेंगे तो 5-5 जो है कि वर्ड आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग के, यानी क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के, यानी प्रत्येक वर्ग के क से लेकर प वर्ग तक के जो अक्षर है, इनके प्रत्येक 5वें अक्षर को क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है, ठीक है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से अनुनासिक कौन है, तब आपको कौन कौन को खोजना है, ठीक है ना। इसी 5 वर्ड को देखना है कि किसी एक भी ऑप्शन में अगर इन 5 वर्ड में से कोई भी है तो आप उसको टिक करेंगे, वह आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कौन है, तब आप इनको छोड़कर अलग से नहीं, ठीक है ना, इसको अलग नहीं करेंगे। यानी आपको तब इन 25 में देखना पड़ेगा कि इन 25 में से कोई आया है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप वहां पर अंग, य, अड़, न और म को नहीं देखेंगे, ठीक है ना, इसको भी देखना है। क्यों? क्योंकि यह जो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन तो है ही, और अलग से ये क्या है? अनुनासिक भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं य, र, ल, व, ठीक है ना। य, र, ल, व जो है, इन चारों को जो है कि कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व को, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है, तब आप क्या करेंगे? य, र, ल, व, इन चारों को देखेंगे कि किसी भी ऑप्शन में इन चारों में से कोई आया है, आप उसको टिक कर देंगे, वह आपका सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए इनमें भी कैटेगरी बटा हुआ है, ठीक है। अगर बात किया जाए इनमें से य और व की, ठीक है ना, य और व को क्या कहा जाता है? इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यह जो आपका य है और जो व है, इसको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है ना, अर्ध स्वर, ठीक है। तो अर्ध स्वर व्यंजन किसको किसको कहा जाता है? य और व को, ठीक है। आगे बात करते हैं र को, तो यह जो आपका र है इसको कहा जाता है लुंठित, ठीक है ना, लुंठित व्यंजन कहा जाता है या लुंठित वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना, लुंठित वर्ण। और जो आपका ल है, ठीक है ना, इस ल को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण, ठीक है ना, पार्श्विक व्यंजन या पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। ये किसको कहा जाता है? ल को, ठीक है। और यह आपका अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? य और व, ठीक है ना, य और व को अर्ध स्वर, और र को क्या कहा जाता है? लुंठित कहा जाता है, ठीक है ना। यानी य, र, ल, व को, इन चारों को क्या कहा जाता है? अंतस्थ कहा जाता है, ठीक है ना। यानी अंतस्थ की बात की जाएगी तब आपको इन चारों में से देखना है कि चारों में से कोई है कि नहीं। लेकिन अगर केवल अर्ध स्वर की बात की जाए तब आपको जो है कि य को और व को केवल देखना है, ठीक है ना। और अगर लुंठित की बात की जाएगी तो केवल आप इसको देखेंगे, र को देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर
पार्श्विक की बात की जाएगी तो केवल आप इसको देखेंगे, ल को देखेंगे, ठीक है। यानी चारों तो अंतस्थ है, लेकिन इनमें भी कैटेगरी बटा हुआ है, य और वह क्या है, अर्ध स्वर है, ठीक है ना। ल क्या है, पार्श्विक है, र क्या है, लुंठित वर्ण है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए मैंने यहां पर लिखा है स स स ह, ठीक है ना। तो ये जो आपका सलीफा स है, ठीक है ना, जो सतकोर स है और जो सपेरा स है और जो हल ह है, ठीक है ना, इन चारों को क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना, उष्म व्यंजन। यानी स स ह को क्या कहा जाता है, उष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक। तो आपका ये य र ल व क्या है, अंतस्थ हो गया, ठीक है। स स और ह क्या हो गया, उष्म व्यंजन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका क से लेकर म तक के अक्षर है, ठीक है, और य र ल व और आपका स ह, यही जो 33 वर्ण है, ठीक है ना, इन्हीं को व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। क से लेकर म तक आपके कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है ना। और य र ल व ये चार तो 25 चार आपके हो जाएंगे 29, ठीक है ना। और ये आपका स ह, ये चार भी आप जोड़ लेंगे तो 29 चार 33 हो जाएगा। और यही 33 जो वर्ण है, ठीक है ना, इन्हीं को व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ठीक है। आपका जो छ है, जो त्र है, जो ज्ञ है, ठीक है ना, इनको व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। क्यों नहीं गिना जाता है, ठीक है, चलिए हम उसके बारे में बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो छ है, ठीक है ना, जब आप अंग्रेजी में छ की मीनिंग लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि यस यच, ठीक है ना। यानी ये जो है कि संयुक्त रूप से बना है, यानी मिलकर बना है, ठीक है ना, और वर्ण से मिलकर बना है, इसलिए इसको जो है कि व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं गिनते हैं, बल्कि संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत गिनते हैं, ठीक है ना। अगर देखिए हम लोग बात करते हैं छ की, ठीक है ना, तो छ देखिए किससे किससे मिलकर बना है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो छ की बात करेंगे तो देखिए ये क प्लस प्लस अ से मिलकर बना है, ठीक है ना। देखिए मैंने क में हलंत लगाया क्योंकि हलंत लग जाने से क्या होता है, वो वर्ड जो है आधा होता है, ठीक है ना। यानी ये आधे क से बना है, ठीक है ना, स से बना है, ठीक है। फिर इसमें अ जुड़ जाता है तो ये टोटल रूप से क्या बनता है, क्षत्रिय छ बन जाता है, ठीक है। यानी ये जुड़ कर बना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग त्र की बात करेंगे, ठीक है। तो त्र जो है त प्लस र प्लस अ से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, संयुक्त है। और उसके बाद हम लोग ज्ञ की बात करते हैं। तो ज्ञ जो है ग प्लस य प्लस अ से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, संयुक्त रूप से मिलकर बना है, ठीक है ना। इसलिए इसको व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत गिना जाता है, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन वर्ण की बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें एक और व्यंजन वर्ण है जो कि आपको क से लेकर ज्ञ तक के वर्ण में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग उसका उपयोग करते हैं, इसलिए उसको संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत गिना जाता है, ठीक है ना। वो क्या है, वह वर्ण जो है स्र है, ठीक है ना। ये स्र, जब हम लोग श्री लिखते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग श्री लिखते हैं तो इस स्र का जो है कि प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन यह हमारे जो है कि क से ज्ञ तक के वर्ण के अंतर्गत नहीं है, लेकिन हम लोग इसका उपयोग करते हैं और यह जो है मिलकर बना है, ठीक है ना। मिलकर बने होने के कारण जो है कि इसको भी संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत गिनते हैं, ठीक है ना। ये किससे किससे मिलकर बना है, ये स प्लस र प्लस अ से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो ये जो आपका क्या है, ठीक है ना, ये जो आपका छ है, ठीक है ना, यानी छत्री छ, त्रिशूल त्र और ज्ञानी का जो है आपका, और ये जो श्री वाला स्र है, इन चारों को क्या कहा जाता है, इन चारों को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका छ है, त्र है, ज्ञ है, स्र है, इनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है, ठीक। तो ये आपका जो छ है, जो त्र है, जो ज्ञ है, ठीक है ना, जो स्र है, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना। इसको जो आपके 33 व्यंजन वर्ण है उसके अंतर्गत नहीं गिना जाता, क्यों, क्योंकि ये संयुक्त रूप से मिलकर बने हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपके जो है कि व्यंजन वर्ण की बात की जाए तो क से लेकर म तक के 25 अक्षर और य र ल व स ह, ये जो आपके 33 वर्ण है, इन्हीं को व्यंजन वर्ण कहा जाएगा, ठीक है। आगे चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है,
कि हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, ठीक है ना, जो 52 अक्षर है, जो 52 वर्ड हैं, वो किस प्रकार से 52 वर्ड है, ठीक है ना, हम लोग जानेंगे कैसे जो है कि टोटल 52 वर्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने जब स्वर के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, तो हमने आपको बताया था कि हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कितने स्वर वर्ड है, तो 11 स्वर वर्ड है, ठीक है ना। हमने कौन कौन से बताया था, चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए आपको 11 स्वर वर्ड बताए थे, ठीक है, 11 स्वर वर्ड हमने आपको 11 बताए थे, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, आपके 11 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने अंग और अह को स्वर वर्ड के अंतर्गत नहीं गिना था, ठीक है ना, लेकिन वह हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षरों के अंतर्गत गिने जाते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षरों के अंतर्गत जब हम अंग और अह को गिन लेंगे, ठीक है, तो इनकी संख्या भी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 संख्या किसकी हो गई, इनकी हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहां पर देखा कि कितने व्यंजन वर्ड है, 33 व्यंजन वर्ड है, ठीक है ना। क से लेकर म तक, उसके बाद हो जाएंगे 25 वर्ड, और य र ल व, उसके बाद आपका स ह, ठीक है ना। यानी ये टोटल कितने हो गए आपके व्यंजन, 33 हो गए, ठीक है ना। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई यहां पर, 33, ठीक। उसके बाद देखिए यहां पर जो आपके बच जाते हैं 4 संयुक्त व्यंजन वर्ड, इनको भी हम लोग गिन लेंगे क्योंकि यह व्यंजन वर्ड के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन हमारे हिंदी वर्णमाला के वर्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इन चारों को भी यहां पर जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। यानी जो संयुक्त व्यंजन है 4, उनकी संख्या हो गई, ठीक है। हम लोग अब इसको काउंट कर लेते हैं। तो देखिए जब काउंट करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 3 7, ठीक है ना। 7 2 देखिए यहां पर हो जाएगा 9, ठीक है ना, 9 1 10, 10 की यहां पर हम लोग लिख देंगे 0, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 3 1 4, 4 1 5, ठीक है ना। यहां पर टोटल कितने हो गए, 50 वर्ड हो गए हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। लेकिन टोटल वर्ड कितने हैं हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, टोटल 52 वर्ड है, ठीक है ना। यानी कि अभी 2 वर्ड हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो 2 वर्ड कौन कौन से कम हो रहे हैं, चलिए अब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम लोगों ने जोड़ा कि 11 स्वर वर्ड हो गए, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जो अंग है जो कि अनुस्वार है, और अह जो कि विसर्ग है, ठीक है ना। जब इसको काउंट कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद व्यंजन वर्ड की बात करते हैं तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि व्यंजन वर्ड कितने हैं, 33 है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन वर्ड जो कि यहां पर है छ त्र यस र, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो हम लोगों ने यहां पर 4 को भी काउंट कर लिया, तो टोटल कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है ना। लेकिन टोटल हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वर्ड कितने हैं, 52 है, ठीक है ना। यानी 2 वर्ड अभी कम हो रहे हैं, ठीक है। तो वो 2 वर्ड कौन कौन से कम हो रहे हैं, अब हम उन्हीं के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ये जो 2 वर्ड है जिसको ड और ढ कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम इन्हीं दोनों को देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए जब हम लोग यहां पर डमरू लिखते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको लिखते हैं, ठीक है ना, डमरू, ठीक है। यानी इस ड को हम लोग इस प्रकार से इसका उपयोग करके इसको हम यहां पर हमने क्या लिख दिया, डमरू हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है ना। और यहां पर देखिए जो ढ है, ठीक है ना, जब हम लोग लिखते हैं ढकना, ठीक है ना, जब ढकना लिखेंगे तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखकर जो है कि इन दोनों वर्ड का जो है कि उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका एक प्रकार से और उपयोग करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोगों को सड़क लिखना होता है, ठीक है ना, जब हम लोगों को सड़क लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यह जो ड है, ठीक है ना, इस ड के नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, ठीक है ना। जब ड के नीचे हम लोग बिंदु लगा देते हैं तो उसको हम लोग ड़ पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, सड़क पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डमरू, यानी यहां पर इसको ड पढ़ रहे हैं लेकिन यहां पर इसको अड़ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जो ड है, ठीक है ना, ड के नीचे अगर हम लोग बिंदु लगा देते हैं तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, ड़ हो जा रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए मैंने यहां पर लिखा है ढकना, ठीक है ना। यहां पर ढ का प्रयोग हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसी ढ के नीचे हम लोग अगर बिंदु लगा के लिखे, ठीक है ना, तो अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर पढ़ना, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना में ढ के नीचे क्या लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं। जब बिंदु लगा देंगे तो उसका क्या है, उच्चारण बदल जाता है, ठीक है ना। हम लोगों ने यहां पर ढ पढ़ा, ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड़ पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ना, ठीक है ना। तो देखिए जब क्या है, यह जो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ड और ढ वर्ड है, ठीक है ना, जब इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, बिंदु लगा देते हैं, यानी इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखते हैं, तब ये जो है
ये आपके स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इस ढ के और ढ के नीचे अगर बिंदु लगा के लिखेंगे तब यह जो है कि स्पर्श या वर्गीय व्यंजन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तब यह क्या कहलाएगा, यह जो है द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करेंगे ढ और ढ के नीचे जो है कि बिंदु लगा के लिखेंगे तब उसको जो है कि स्पर्श या वर्गीय व्यंजन नहीं कहा जाएगा, तब उसको क्या कहा जाएगा, उसको द्विगुण या जो है उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाएगा, ठीक है ना। उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाएगा, ठीक है ना। तो यानी हमारा जो ढ है, ठीक है ना, ये जब तक हम उसके नीचे बिंदु नहीं लगाते हैं तब तक तो वह स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसके नीचे बिंदु लगाकर उपयोग करते हैं, ठीक है ना, तो वो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन से हटकर किसके में चला जाता है, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत जो है चला जाता है, ठीक है। तो हमारा यहां पर कितना वर्ड था, जो है कि 50 वर्ड है, ठीक है ना। तो हम लोग इस ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर उपयोग करते हैं, ठीक है ना, जबकि यह हमारे हिंदी वर्णमाला के ये जो व्यंजन वर्ण है उसके अंतर्गत नहीं है, ठीक है ना। उसके अंतर्गत तो बिल्कुल सिंपल तरीके से है, ठीक है ना, उसमें बिंदु नहीं लगा है, लेकिन हम लोग उसका बिंदु लगाकर उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उपयोग करने के कारण जो है कि हिंदी वर्णमाला में इन दो वर्णों को भी गिना जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम इन दो वर्णों को भी गिन लेंगे तो यहां पर हमारा टोटल जो है कि 52 वर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा जो है कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत टोटल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आज जो है कि व्यंजन वर्ण के ऊपर बात किए, ठीक है ना। टोटल हमारे जो है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। कौन कौन से है, मैंने यहां पर बताया कि क से लेकर म तक के 25 अक्षर, य र ल व और स स ह, ये जो 33 वर्ण है यही हमारे हिंदी वर्णमाला के 33 व्यंजन वर्ण हैं, ठीक है ना। और जो आपका स है, ठीक है ना, छ त्र य और ये आपका स्र जो है, ये जो 4 वर्ण है, ठीक है ना, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। यानी इनको व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं गिना जाता बल्कि संयुक्त व्यंजन वर्ण के अंतर्गत गिना जाता है, ठीक है ना। यहां पर मैंने बताया कि य र ल व क्या है, अंतस्थ है, लेकिन इसमें भी कैटेगरी बटा हुआ है, ठीक है ना। य और व क्या है, अर्धस्वर है, र क्या है, लुंठित वर्ण है, ठीक है ना, ल क्या है, पार्श्विक वर्ण है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो स है, ह है, ठीक है ना, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है ना। और छ त्र य, और इसके अलावा एक स्र जो मैंने बताया कि जो इसका कि हम लोग जो है कि हमको हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन वर्ण है या जो क से य तक के वर्ण है उनमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसको भी हम लोग गिन लेंगे, ठीक है ना। यह स्र जो कि श्री में हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर गिन लेंगे। और ये भी जो है कि कई वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इसको भी संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कौन कौन सी, छ त्र य और स्र, ठीक है ना। आगे हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है ना, टोटल 52 वर्ण जो कि हिंदी वर्णमाला में है, तो हमारा 11 स्वर वर्ण हो जाएगा और अंग अनुस्वार जो है और अह विसर्ग इनको भी गिन लिया जाएगा तो 2 संख्या इनकी हो जाएगी, ठीक है। और 33 व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना, और 4 जो है संयुक्त व्यंजन वर्ण है जो कि मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। इस प्रकार से टोटल कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो ड है, ठीक है ना, और जो ढ है इसके नीचे हम लोग बिंदु लगाकर उपयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाता है। तो इनकी संख्या भी 2 यहाँ पर हम लोग गिन लेंगे। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत टोटल जो है कि 52 वर्ण यहाँ पर जो है कि हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत 52 वर्ण है और इस प्रकार से जो है कि आपको यहाँ पर इसको अनुनासिक कहा जाएगा, ठीक है ना, इसको स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहा जाएगा। बिल्कुल सही तरीके से हमने बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो है कि व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में देख लेते हैं। तो आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा है व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो व्यंजनों का वर्गीकरण जो है कई प्रकार से किया गया है, लेकिन हम लोग स्पेशली यहाँ पर 2 प्रकार से देखेंगे जो कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने पहला यहाँ पर लिखा है प्राणत्व के आधार पर, ठीक है ना। हम लोग प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो हम लोग प्राणत्व के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर इन 2 आधारों पर जो है कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्राणत्व के आधार पर बात करते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन है, ठीक है ना, जो व्यंजन वर्ण है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है ना। तो सबसे पहले अल्प प्राण की बात किया जाए तो वर्ग का पहला प्लस तीसरा प्लस जो अंतस्थ व्यंजन है ये सभी क्या है, ये अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है ना। वर्ग का पहला मैंने आपको बताया था वर्ग के बारे में, ठीक है ना, कि अगर क वर्ग की बात की जाए तो क वर्ग के 5 अक्षर, ठीक है ना, च वर्ग की बात की जाए तो च वर्ग के 5 अक्षर, ठीक है। तो यहां पर देखिए कहा जा रहा है
कि वर्ग का पहला, ठीक है ना, यानी प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर है, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, ठीक है ना, यानी जैसे क वर्ग की बात की जाए तो क वर्ग का पहला अक्षर क्या है, क, ठीक है ना, और क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, ग है, ठीक है ना, यानी क हो जाएगा, फिर ग हो जाएगा, फिर अंतस्थ, अंतस्थ के अंतर्गत मैंने चार बताए थे, य, र, ल और व, ठीक है ना, तो ये चार, यानी इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर प्लस तीसरा अक्षर प्लस जो अंतस्थ व्यंजन है जो चार है, य, र, ल, व, उन सभी को मिलाकर जो 19 वर्ण हो जाएंगे, यही 19 वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण जो है व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला मैंने यहां पर लिखा है महाप्राण, ठीक है ना, तो महाप्राण व्यंजन वर्ण कौन कौन से होंगे, तो देखिए वर्ग का दूसरा प्लस चौथा प्लस उष्म व्यंजन, ठीक है ना, तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा अक्षर होगा, प्रत्येक वर्ग का जो चौथा अक्षर होगा प्लस उष्म, जो कि मैंने बताया था, ठीक है ना, स प्लस ह, यानी जो सलीफा स है, जो षटकोर स है, जो सरौता स और जो ह है, ठीक है ना, इन चारों को उष्म कहा जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और जो है प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर जो और चार आपके स प्लस ह उष्म व्यंजन है, इन चारों को मिलाकर, ठीक है ना, जो टोटल 14 वर्ण होंगे वो आपका महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं, ठीक है ना, कि कौन से व्यंजन वर्ण का उच्चारण कहां से किया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है कंठ से, यानी गले से, ठीक है ना, गले से किन किन व्यंजन वर्णों का जो है कि उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो कंठ से बात किया जाए तो क वर्ग, ठीक है ना, क वर्ग की बात की जा रही है तो क वर्ग के पांचों अक्षर यानी क, ख, ग, घ और जो अंग है, ये जो पांचों वर्ण है सभी की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो क वर्ग के जो पांच अक्षर है वह, ठीक है, और उसके बाद ह, यानी क वर्ग प्लस ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, यानी क वर्ग प्लस ह का उच्चारण कंठ से किया जाता है या गले से किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अगला देखिए मैंने लिखा है तालब यानी तालू से, ठीक है ना, तो तालू से किसका किसका उच्चारण किया जाता है, च वर्ग, च वर्ग की बात की जा रही है तो च वर्ग के पांचों अक्षर, ठीक है ना, तो च वर्ग प्लस य और सलीफा स का उच्चारण कहां से किया जाता है, तालब्य यानी तालू से किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मूर्धन्य से, ठीक है, तो मूर्धन्य से किसका उच्चारण किया जाता है, ट वर्ग का, ठीक है ना, ट वर्ग यानी ट वर्ग के पांचों अक्षर, ठीक है। उसके अलावा र और षटकोर स का उच्चारण जो है मूर्धन्य से किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार दंत से बात करते हैं तो त वर्ग प्लस ल और स का उच्चारण जो है दंत से किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अगला देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है ओष्ठ, ठीक है ना, ओष्ठ से किसका उच्चारण किया जाता है, प वर्ग का, ठीक है ना, प वर्ग यानी प वर्ग के पांचों अक्षर का, ठीक है। आगे बात करते हैं तो अगला मैंने लिखा है दंत प्लस ओष्ठ, यानी दंत प्लस ओष्ठ से किसका उच्चारण किया जाता है, तो वह का उच्चारण जो है दंत प्लस ओष्ठ दोनों से किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके 33 वर्ण जो है व्यंजन वर्ण हो गए जिनका कि उच्चारण कहां कहां से किया जा रहा है, कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, ओष्ठ से और दंत प्लस ओष्ठ दोनों से, ठीक है ना। तो किसका उच्चारण कहां से किया जा रहा है मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से बता दिया, ठीक है ना, आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको वर्ण के अंतर्गत व्यंजन वर्ण के बारे में तथा उसके वर्गीकरण के बारे में बताया, जो कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे नॉलेज बिन ज्ञान यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी कराने वाला हूं और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से तैयारी कराने वाला हूं। अगर आप यहां से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आसानी से जो है बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 को क्वालिफाई कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।